अरे पायल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा, आज किस बात को लेकर झगड़ा करना है? झगड़ा नहीं करना है, बल्कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, वही बताना चाहता था तुम्हें। गलती का एहसास? कौन सी गलती का एहसास? तुमने कोई एक गलती थोड़ी की है। हर रोज हर वक्त कोई ना कोई गलती कर देते हो, जिसकी वजह से हमारा झगड़ा होता है। अब कभी झगड़ा नहीं होगा हमारा, क्योंकि आज तक मेरे दिल में कोई और ही बात थी। लेकिन आज मेरी मुलाकात पंडित जी से हुई थी, जिन्होंने तुम्हें कहा था कि अपने पति से 6 महीने तक दूर रहना। मतलब तुम्हें अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था? अगर आज पंडित जी नहीं मिलते तो तुम मुझे हमेशा गलत ही समझते रहते। पायल, इंसान ही तो हूं, कोई फरिश्ता तो नहीं, और गलती इंसान ही से तो होती है। तुम्हें सिर्फ अपनी एक ही गलती का एहसास हुआ, बाकी सारी गलतियों को भूल गए तुम। प्लीज पायल, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूं, आज इस तरह की बातें मत करो मुझसे। अरे वाह, तुम अच्छे मूड में हो, और तुम्हारे मूड को बरकरार रखने के लिए मैं तुमसे कोई गलत बात नहीं करूं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सिर्फ पत्नी का फर्ज बनता है कि अपने पति की खुशी का ख्याल रखे, और पति का कोई फर्ज नहीं बनता। फर्ज बनता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया, और मैं ही बेवकूफ था कि मैं समझ नहीं पाया। अगर समझदार होते तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। तुम मुझसे कितना भी नाराज हो जाओ, कितनी भी बातें सुना लो, लेकिन आज मैं किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। पायल, क्या हम दोबारा नए तरीके से जिंदगी नहीं शुरू कर सकते? सुमित, तुमने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाई है। अब मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम सिर्फ मेरे और मेरे ही होकर रहोगे? मैं हमेशा तुम्हारा ही था पायल, पर तुमने... मैंने ही तुम्हें गलत समझा, यही ना? सुमित, अब हमारी जिंदगी सिर्फ शिकवे और शिकवायतों से भर गई है, और जिन पति पत्नी के दिलों में खलिश पैदा हो जाती है, वो लोग अपनी जिंदगी दोबारा नहीं शुरू कर सकते। राज, मुझे उस आदमी की नीयत ठीक नहीं लगी। दूसरा, बाबूजी को पता चल गया था कि मैंने उनके दुश्मन से रुपए लिए हैं। उन्होंने एग्रीमेंट देख लिया था। तब घर वाले एक हो गए और उन्होंने मुझे रुपए वापस करने के लिए कहा। आप अपनी जगह पे ठीक है, और वहां के गुप्ता मुझ पे नाराज हो रहा है। कहता है कि पता नहीं मैं कैसे कैसे आदमियों को उसके पास भेज देता हूं। के गुप्ता से बात करके लगता है कि उसे तुम पर बहुत भरोसा है। आज तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है? कुछ नहीं, बस जान पहचान है, दोस्त है मेरा। सिर्फ ऐसे छोटी मोटी जान पहचान से तो किसी को इतनी बड़ी रकम नहीं दे देता। और वो भी तुमने एक फोन किया था उसे, और थर्ड पर्सन को उसने पैसे दे दिए। भैया, आप तो जानते ही है कि मैं हमेशा लोगों को भला चाहता हूं। जब मैं डॉक्टर था तभी मैंने उनकी फैमिली की बहुत सेवा की थी। शायद इसी बात से खुश होकर वो मेरी इस तरह से मदद करने को तैयार होते हैं, और मेरे दोस्तों की भी मदद करने के लिए तैयार होते। वाकई आज के जमाने में इतना भरोसा अनबिलीवेबल। वाकई तुम बहुत अच्छे इंसान हो। नहीं तो आजकल तो भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाए ना तो लोग विश्वास नहीं करेंगे उसमें। ये तुम्हारी खूबी है, तुम में जो वो इंसानियत है ना, उसकी वजह से। आप मुझे इतना शर्मिंदा न करें। मैं क्या हूं ये तो मैं और मेरा ऊपर वाला जानता है, लेकिन मैं इस घर का हमेशा भला चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस घर के सभी लोग खुश रहें, और जो भी मैं इस घर के लिए कर सकूं वो मैं करूंगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, कहो। वो बात यह है कि... अरे बोलो ना, जबान क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? मैं अपने आप को बहुत ही गुनहगार महसूस करता हूं। मैंने दुनिया में बहुत अच्छा किया, लेकिन अब जिंदगी के कुछ ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया हूं कि मुझे कुछ ऐसा करने पर मजबूर हूं कि मेरी आत्मा मुझे अंदर से धिक्कार रही है।
लेकिन अब मैंने तय कर लिया है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। कौन सा काम कर रहे हो? क्या कह रहे हो भाई? साहब साहब बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहेलियां मत बुझाओ। राजेश भैया, मैं हेलो, हाँ राजेश ही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ, इंतजार करना मेरा, बस पहुंच रहा हूँ। एक जरूरी काम करना है, फिर मिलता हूँ तुम्हें। ओके, ठीक है। बेवकूफ आदमी हो तुम। कहां चले गए थे तुम अचानक? एक जरूरी काम आ गया था, इसीलिए अपने घर चला गया था। गांव चला गया था मैं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि तुम बगैर कुछ कहे अपने गांव चले गए? तुम्हारी वजह से मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो गई है राज। क्या हुआ सर? तुमने राजेश को मेरे पास 50 लाख रुपए लेने के लिए भेजा था कि नहीं? जी। मैंने उसे 50 लाख रुपए दिए और एग्रीमेंट पर भी साइन करवा लिया। मेरी जीत हो गई। राज, उस जीत से मेरा भाई भी बाहर आ सकता था, मेरा बेटा भी वापस आ जाता। जिस एग्रीमेंट पर राजेश ने साइन किया था, उस एग्रीमेंट के सहारे मैं विशंबरनाथ दीवान का पूरा घर हथिया सकता था, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। वजह क्या हुई है सर? वो एग्रीमेंट लेकर गया, वो 50 लाख रुपए लेकर गया है, ये बात उसके बाप को पता चल गई। बस अपने बाप के बहकावे में आकर मुझे रुपए वापस करके चला गया। आपने वो एग्रीमेंट वापस नहीं करना चाहिए था। उस एग्रीमेंट को वापस करके आपने बहुत बड़ी गलती की है सर। क्या करता? उसके पास भी तो एग्रीमेंट की एक कॉपी थी, और फिर उस एग्रीमेंट में यह भी तो नहीं लिखा था कि अगर वो पैसे लौटा देगा तो मैं एग्रीमेंट वापस नहीं करूंगा। अगर राजेश वो एग्रीमेंट कोर्ट में जाके दिखा देता तो मेरी इज्जत पर दाग लग जाता। राज, लोग उंगली उठाते और कहते कि मैं चीटर हूं। इसलिए बेहतर यही था कि पैसे लेकर मैं एग्रीमेंट कैंसिल कर दूं। राज, हाथ में आई हुई बात ही हाथ से निकल गई। अब तो जो कुछ करना है तुम्हें ही करना होगा। क्योंकि साहब, उस घर में लोगों में आपस में प्यार कूट कूट कर भरा है। जब मैंने उनके कान भरने शुरू किए तो उनके दिलों में फूट आने लगी। आज अगर मैं थोड़ी सी भी जल्दबाजी करने लगूंगा तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा, वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए सर, अगर मैं जल्दबाजी ना ही करूं तो अच्छा है। मुझे अपनी रफ्तार से काम करने दीजिए। नहीं राज, मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए। किसी भी कीमत पर मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। उसके लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े तुम करो। सर, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ होना नामुमकिन है। जिन लोगों की प्यार की मिसालें दुनिया वाले आपस में दिया करते थे, आज मेरी ही वजह से वो आपस में लड़ने लगे। इतना आसान नहीं था जितना कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, अगर ये काम आसान नहीं है तो तुम इस काम को छोड़ दो। मैं इस काम के लिए किसी और को तलाश कर लूंगा, समझे? तलाश कर लीजिए। क्योंकि साहब, मैं आपका गुलाम नहीं हूं, मजबूर हूं, इसीलिए आपका ये घटिया काम कर भी रहा हूं। ये काम नहीं करना तो बेशक मत करो। तुम्हें किसी ने कहा नहीं है कि तुम मेरे लिए काम करो। अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं किसी और को ये काम सौंप दूंगा। तो सौंप दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरे अलावा अगर उस घर में कोई और गया तो मैं उन लोगों को सच्चाई बता दूंगा। उनके आपस के दिलों की जो भी दरारें हैं वो मिट जाएगी। वो कभी अलग नहीं होंगे और उन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। गुप्ता साहब, मेरा जो होना है वो तो होगा, जो ऊपर वाला चाहेगा वो करेगा, लेकिन मैं आपका काम नहीं करूंगा। अब जो भी आपसे बन पड़े कर लीजिएगा। अपनी औकात से बाहर मत जाओ राज। ये मत भूलो कि तुम मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो। मुझसे दुश्मनी लोगे ना तो भूखों मर जाओगे और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम चाहे बुरा हो या भला, मैं अब आपका काम नहीं करूंगा। अपने टुकड़े आप अपने पास रखिएगा। अब देखिएगा कि मैं आपके प्लान को कैसे फेल करवाता हूं। बेवकूफ, पैसा हर काम करवाता है। तू खुद चलकर मेरे पास आएगा। मैं जानता हूं तेरी मजबूरी तुझे मेरे पास वापस ले आएगी। मैं देखूंगा तुझे। जमुना, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि जब से विशंबरनाथ आके गए हैं, न तुम ठीक से खा रही हो, न ठीक से सो रही हो, बेचैन सी हो।
नहीं आलोक, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जमुना, तुम मुझसे छुपाओ मत। हम दोनों पति पत्नी बाद में हैं, पहले दोस्त हैं। ऐसी कोई बात नहीं जिसके लिए हमारे बीच में कोई पर्दा हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारे दिल में कोई तूफान उठ रहा है। नहीं आलोक, तुम गलत समझ रहे हो। विशंबरनाथ दीवान से मेरा अब क्या लेना देना। मैं जानता हूं जमुना, अब तुम्हारा विशंबर दीवान से कोई लेना देना नहीं है। एक पत्नी अपने पति को भूल सकती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूल सकती। बच्चों का और माँ का ऐसा रिश्ता होता है जिसमें दुनिया की कोई रुकावट नहीं आ सकती, कोई दीवार खड़ी नहीं हो सकती। मैं जानता हूं तुम सोच रही होगी कि तुम्हारे बेटे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तुम्हें ये ख्वाहिश जरूर होगी कि तुम एक बार अपने बच्चों को एक नजर देख लो, है ना? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं? देखा जाए तो मैं उन्हें भूल ही गई थी, लेकिन अब अचानक एक ममता का तूफान मेरे अंदर उमड़ आ रहा है। मैं उन्हें एक नजर देखना चाहती हूँ। लेकिन कैसे देखोगी उन्हें? क्या कहोगी? ये कहोगी कि तुम उनकी माँ हो? अगर ऐसा कहोगी तो ये हो सकता है कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे पति से नफरत करने लगे और तुम्हारा पति तुम पर और एक इल्जाम लगा दे। इसीलिए तो मैं अपने दिल को मार के जी रही हूँ। मैं उनसे ये नहीं कहूंगी कि मैं उनकी माँ हूँ। बस एक बार एक नजर में उन्हें देख लूं, मेरी आंखों को ठंडक पहुंच जाए। फिक्र मत करो, मैं ये कोशिश जरूर करूंगा कि तुम अपने बच्चों को एक नजर देख लो। एक माँ की हैसियत से तो तुम उन्हें नहीं मिल सकती, लेकिन सिर्फ उन्हें देखकर तुम अपने अरमान पूरे कर लेना, ठीक है? कैसी हो अभिलाषा? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ, कैसी हो? 3 बहू बेटे हैं, तुम्हें तो हथेलियों पे रखते होंगे। हाँ, हथेलियों पे ही रखते हैं। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बस इकलौता एक ही बेटा है। एक ही बेटा हो तो अच्छा रहता है। उसे मालूम होता है कि माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी उसी की है। 3-4 बेटे होते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। एक सोचता है दूसरा देख लेगा, दूसरा सोचता है तीसरा देख लेगा, और कोई नहीं देखता। हाँ गायत्री, ये तो है, जिस घर में ज्यादा बेटे होते हैं वहां तकलीफें भी उतनी ही ज्यादा होती हैं। अब मुझे देखो ना, एक ही बेटा है, ऐश से रहती हूँ, मजे की जिंदगी गुजारती हूँ। वैसे और कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरा एक बेटा है, उसके 3 बेटे हैं, उनके 2 बेटे और 1 बेटियां हैं। मेरे 2 पड़पोते और 1 पड़पोती है, और तीनों जवान हो गए हैं, शादी के लायक। आओ। ये मेरे पोते अरुण की बेटी है सिमरन। अरे सिमरन, ये मेरी सहेली है अभिलाषा। दादी माँ, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। अरुण की तो 2 बेटियां थी ना? हाँ, लेकिन एक बेटी तो मनोहर और नीना के साथ हादसे का शिकार बन गई। बड़ी प्यारी बच्ची है। कितना पढ़ी लिखी है? BA है, MBA किया है, और पता नहीं क्या क्या कोर्सेज कर रही है। एक बात कहूँ, अब हम लोग का मिलना जुलना तो होता नहीं। एक काम करते हैं, क्यों ना एक ऐसा बहाना ढूंढ लेते हैं जिससे हम मिलते रहें। बहाना? मिलने के लिए बहाना? और नहीं तो क्या। अब देखो ना, उम्र हो गई है, आना जाना तो ज्यादा होता नहीं है। एक ऐसी रिश्तेदारी बांध लेते हैं जिससे हमें मजबूरी में मिलना ही पड़े। कैसी रिश्तेदारी? मैं सोचती हूँ, मेरा पोता बड़ा है, अगर तुम चाहो तो सिमरन का हाथ उसके हाथ में दे दो, फिर हम समधन बन जाएंगे। ये भी कोई पूछने की बात है? पर तुम तो जानती हो मेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं है। कैसी बातें करती हो? मुझे तुम्हारे घर की कंडीशन से क्या लेना देना। अब तुम्हारा परिवार अच्छा है, और अच्छे परिवार में परवरिश पाई हुई लड़की हीरा ही होगी ना। बस सिमरन मुझे भा गई है, उसकी शादी मेरे पोते से कराई दो गायत्री।
लेकिन दहेज, अरे मुझे दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। दहेज के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। और तुम तो जानती हो दहेज लेना भी पाप है, दहेज देना भी पाप है। बस मुझे तो सिमरन भा गई है। और देखो, दुल्हन तो अपने आप में खुद एक दहेज होती है। अरे बाबा ठीक है, तुम अपने हिसाब से सोच रही हो, लेकिन हम जो देंगे जो करेंगे वो अपनी बच्ची के लिए ना। सेठ विशंभरनाथ दीवान का नाम भी तो रहना चाहिए। वो तो सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी पोती मेरे पोते के साथ बहुत खुश रहेगी हमारे यहाँ। कैसे? अब देखो ना, मेरा पोता अमेरिका में है, कंप्यूटर इंजीनियर है, लाखों कमाता है महीने के। ओह अच्छा। और लाखों कमाने के बाद भी यहाँ की सभ्यता नहीं भूला है। देखना, शादी होते ही सिमरन को साथ ले जाएगा अपने अमेरिका। तुम्हें यकीन है ना? हाँ हाँ। तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझो? मुझे शर्मिंदा मत करो अभिलाषा। ये तो हमारे खानदान की, हमारे सिमरन की खुशकिस्मती है कि वो इतने बड़े खानदान में जा रही है। तुम अपने बेटे से बात कर लो, मैं अपने घर वालों से बात कर लेती हूँ और रिश्ता पक्का ही कर देते हैं। तो ठीक है, मैं जल्दी ही शगुन लेके आती हूँ। दादी माँ, ये कितनी बड़ी बात है। अभिलाषा मल्होत्रा के पोते के साथ आपने सिमरन के रिश्ते की बात की। इतने बड़े घर में जाएगी हमारी सिमरन। और क्या, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, लेन देन के बारे में क्या बात है ना? दान दहेज की कोई बात नहीं है। लड़के की दादी मेरी सहेली है, फिर भी मैंने उससे पूछ लिया कि बाद में कुछ बात ना हो। हम अपनी लड़की को कुछ ना कुछ देंगे ही। तो गुस्सा हो गई, कहने लगी दुल्हन ही हमारा दहेज है, हम तो बस सिमरन को ले जाना चाहते हैं। सच्ची दादी माँ, अगर ये रिश्ता पक्का हुआ ना तो मैं तो समझूंगी मेरे सिमरन को स्वर्ग मिल गया। कितने लड़कियों को ऐसे रिश्ते मिलते हैं। मल्होत्रा खानदान कितना बड़ा खानदान है ना। मैं तो उसी वक्त रिश्ता पक्का कर देने वाली थी, फिर तुम्हारे लिए रुक गई। तुम माँ हो, तुम्हारे दिल में कोई और नहीं है ना? क्या बात करी दादी माँ, आपके होते हुए मैं थोड़ी ना फैसला करूंगी। सिमरन आपकी बेटी है, इस घर की बेटी है। आप लोग और इस घर के लोग फैसला करेंगे। लेकिन सच्ची दादी माँ, मैं इतनी खुश हूँ ना। बस आप ये रिश्ता पक्का कर दीजिए और मेरे सिमरन की शादी कर दीजिए। तो रिश्ता पक्का ही समझो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रुकी थी। तुम अरुण से भी बात कर लो, वो भी खुश हो जाएंगे।